हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सीए इंटर इनकम टैक्स रिवीजन सीरीज। सर, इस सीरीज के अंदर अभी तक हम पूरा बेसिक कवर कर चुके हैं। सर, बेसिक में हमने एक आइडिया लिया कि हम इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका ओवरव्यू लिया। सर, साथ ही साथ हमने सीखा कि हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हमने बेसिक में दो चीजें कवर करी। पहला, हम इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका ओवरव्यू लिया, और साथ में इसके हम इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमने इसका पूरा एक आइडिया लिया। तो सर, ये था हमारा बेसिक्स। तो आज हम इसी सीरीज में चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सर, चैप्टर नंबर 2 का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये सीए इंटर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बताऊं, 5 ट्रेंड्स के बेस पे बताऊं, तब देखोगे हर टाइम में इस टॉपिक से 5 से 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आते ही आता है। कई में तो 8 से 10 मार्क्स का भी इससे क्वेश्चन आते ही आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं बात करूं टफनेस में, तो बहुत ही इजी टॉपिक है। बस आपको एक बार ये टॉपिक समझना है और उसके बाद आपके क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। तो आओ अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सर इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके लिए हम एक बात समझेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे। तो देखो, हमारे एग्जाम्पल के अंदर एक प्लेयर है ग्लेन मैक्सवेल। सर, सब जानते हैं मैक्सवेल क्या है। सर, ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है, क्रिकेट खेलता है। ठीक है। तो सर, एक प्लेयर है मैक्सवेल। सर, उसने क्या करा, सर उसने ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को कोचिंग दी क्रिकेट की। ठीक है। और सर उसने इंडिया में बच्चों को कोचिंग दी। सर, उसे दोनों से इनकम आई। उसने ऑस्ट्रेलिया में कुछ इनकम कमाई, इंडिया में कुछ इनकम कमाई। अब आप सोचो, क्या उसकी दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए? जो उसने ऑस्ट्रेलिया में भी कमाई और जो इंडिया में भी कमाई, क्या उसे दोनों इनकम में इंडिया में टैक्स भरना चाहिए? अच्छा। और सर, अब मानो हमारे एग्जाम्पल में मैक्सवेल हट गया, अब आ गया विराट कोहली। मानो सर, अगर विराट कोहली ऐसे ही करा कि ऑस्ट्रेलिया में जाके भी कोचिंग दी और इंडिया में भी जाके कोचिंग दी, तो सर फिर से वो क्वेश्चन, क्या उसकी दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए? क्या ये आपको डाउट आ रहा है? बस ऐसे ही डाउट्स का सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं बेसिकली, तो इसमें देखो, उससे हम ये समझने वाले हैं कि कौन से आदमी की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अभी जब आप पूरा में चैप्टर देख लोगे तो फिर आप आसानी से बता पाओगे कि सर मैक्सवेल की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, विराट कोहली की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। हमें इस चैप्टर में यही कवर करना है। तो इस चैप्टर का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कि कौन से आदमी की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। हमें बस यही चीज इस चैप्टर में फाइंड करनी है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात समझो। सर, मुझे पता है इनकम टैक्स में बहुत अलग अलग लॉ कवर होते हैं। सर, कोई इंडिविजुअल भी कवर हो सकता है, उसे भी टैक्स भरना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स। सर, एचयूएफ पे भी इनकम टैक्स लगता है, उसे भी टैक्स भरना है। सर, कंपनी होती है, पार्टनरशिप होती है, इन सबको सर इनकम टैक्स में टैक्स भरना होता है। ठीक है। तो हमें इन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। सर, रेजिडेंशियल स्टेटस का सिंपली मतलब क्या है, मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं, इसका सिंपली मतलब हमें देखना है क्या वो इंडिया का रहने वाला है या इंडिया के बाहर रहने वाला है। वो इंडिया का रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब रहने वाला, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। समझे? ये हमें इससे मतलब नहीं है कि वो इंडिया का सिटीजन है, उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है या नहीं। ये इनकम टैक्स एक्ट में रेलिवेंट नहीं करता है। हमें बस ये चीज चेक करनी है, क्या वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं। और ये हमें अलग अलग लोगों के लिए चेक करना है। सर, इंडिविजुअल के लिए भी, एचयूएफ के, कंपनी, पार्टनरशिप, सबके लिए। बट अगर मैं आपको एग्जाम के पर्पज से बताऊं, सीए इंटर एग्जाम की बात करूं, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था इंडिविजुअल के ऊपर। तो एग्जाम के पर्पज से आपका मेन फोकस इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने पे होना चाहिए। क्योंकि सर इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, कभी कभार शायद कभी कभार आ जाए तो आ जाए, वरना मेनली एग्जामिनर का फोकस इंडिविजुअल पे ही रहता है। तो हमारा भी इस पे फोकस इंडिविजुअल में बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो ठीक है सर, अब तक हमने समझा कि हम इस चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं, और हमने समझा सर रेजिडेंशियल स्टेटस का मीनिंग क्या है और ये हमें कैसे निकालना। ठीक है, यहां तक कवर हो गया। आओ अब आगे का स्टार्ट करते हैं। सर, जैसे कि हमने कहा, हम सबसे पहले कवर करेंगे इंडिविजुअल कि सर हम कैसे चेक करें कि इंडिविजुअल का एज पर इनकम टैक्स एक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो इंडिया में रहने वाला है, मतलब इंडिया का वो रेजिडेंट है या नहीं। हमें इस चैप्टर में ये चीज चेक करनी। तो समझो, देखो, सबसे पहले तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम एक इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सर क्या? देखो, या तो वो होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है।
सर या वो होगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर नॉन रेजिडेंट। समझे? तो जब भी आप एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो आप देखोगे सर उसका तीनों में से कोई एक आएगा। सर क्या? या तो होगा वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सर या वो होगा रेजिडेंट तो एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या वो होगा नॉन रेजिडेंट। तो जब भी हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो वो इनमें तीनों में से कुछ एक होने वाला है। ठीक है, ये बात आपको याद समझनी पड़ेगी। क्या? कि जब भी हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो वो किसी तीनों में से एक में फॉल करेगा। सर वो तीन क्या आते हैं, वो दोबारा रिवाइज करते हैं। सर या तो वो होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सर या वो होगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या वो होगा नॉन रेजिडेंट। वो तीनों में से कुछ एक होने वाला है। अब सर हम प्रोसेस कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले आप समझो। सर सबसे पहले स्टेप में आप चेक करोगे सर वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं। सबसे पहले स्टेप में आप क्या चेक करोगे, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं। अगर तो वो रेजिडेंट है तो हम अगले स्टेप में आके चाहिए चेक करेंगे क्या वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। समझे? तो पहले स्टेप में आप ये देखोगे क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं। अगर तो रेजिडेंट बन गया तो सब वो रेजिडेंट बन गया, और अगर नहीं बना तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया। अब जब वो नॉन रेजिडेंट हो गया तो वो अब आपको अगला आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो उसका पहले स्टेप हमने क्या चेक करा, सर वो रेजिडेंट है या नहीं। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो वो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट है, और बात खत्म। आप सिंपली कह दो कि सर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या है, सर नॉन रेजिडेंट। ये पहला स्टेप में चेक करना है। ठीक है, अगर अब कोई बंदा रेजिडेंट बन गया, आपने कहा हाँ सर ये रेजिडेंट तो है, फिर आप अगले स्टेप में चेक करोगे सर रेजिडेंट तो बन गया ऊपर स्टेप में, बट क्या वो अब वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। समझे? तो जब भी हम इंडिविजुअल एक रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो हम दो स्टेप में चेक करेंगे। सर कम ऑन सर, स्टेप नंबर 1 में हमने चेक करा क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, ये हमने स्टेप 1 में चेक करा। और अगर स्टेप 1 में वो रेजिडेंट बन गया तो तब हम अगले स्टेप में है, और हमने फिर स्टेप 2 में ये चीज चेक करा क्या वो रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। समझे? तो ये चीज समझ में कि हमें दो स्टेप में निकाला है। पहले स्टेप में हमने क्या देखा, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या देखा कि सर रेजिडेंट तो बन गया था, बट क्या वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ठीक है, अब सर हम स्टेप 1 में कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई बंदा रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, ये हम स्टेप 1 की बात चेक कर रहे हैं। तो सर जब मुझे चेक करना है कि कोई बंदा रेजिडेंट है या फिर नॉट रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, तो मुझे देखना है क्या एनी, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है। अगर वो इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी कर दे, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है एनी, तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी कर दे तो मैं उसे रेजिडेंट बना दूंगा। मतलब अगर वो दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करता है, दोनों ही पूरी नहीं कर पाता है, तब वो जाके नॉन रेजिडेंट बनेगा। ये चीज समझे? तो अगर किसी को रेजिडेंट बनना इंडिया का तो उसे दोनों में से कोई एनी कोई एक कंडीशन पूरी करनी होगी। अब सर वो कंडीशन क्या है? सर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में, सर प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल की हम इनकम निकाल रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे सर प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया वो कितने दिन इंडिया में रहा। अगर तो प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है तो सर वो रेजिडेंट बन जाएगा। दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो। अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर में इंडिया के अंदर 182 डेज और मोर रहा तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। बात खत्म। सही में आई? हमें रेजिडेंट बनने के लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है, जिसमें पहली कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका स्टे इन इंडिया, इंडिया में स्टे 182 डेज और मोर होना चाहिए। ये याद करना पड़ेगा आपको। क्या 182 डेज, कम ऑन दोबारा रिवाइज करें मेरे साथ, कितना है 182 डेज और मोर उसका इंडिया में स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब वो रेजिडेंट बनेगा। ठीक सर, पहली कंडीशन आसान थी। अब मानो सर कोई बंदा
ये वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है। हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, उस केस में हम देखेंगे क्या प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 60 डेज और मोर था। कितना? 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से जो पहले वाले 4 साल है, प्रीवियस ईयर से जो पहले वाले 4 साल है, बिफोर प्रीवियस ईयर जो पिछले 4 साल है, मानो अगर मेरा प्रीवियस ईयर है 24-25, तो उससे पिछले वाले 4 साल कौन से होंगे सर? 23-24 ऐसे करके सर, 22-23 एंड सर 21-22 और 20-21। इन चारों सालों में मिला के देखो, इन चारों सालों में क्या मिला के इंडिया में 365 डेज और मोर रहा है? अगर आंसर आया यस, तब भी वो रेजिडेंट नहीं है। तो समझो, अगर किसी इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो उसे दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है। सर पहली कंडीशन क्या है? उसका प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए सर? 182 डेज और मोर। सबसे पहले हम ये चेक करें, और ये पूरी कर दी, वो रेजिडेंट बन गया, बात खत्म, ठीक है। पर सर अगर वो पहली कंडीशन पूरी नहीं करता है, उसका प्रीवियस टर्म में स्टे 182 डेज और मोर नहीं था, इससे कम था, तो हम सर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में स्टे कितना होना चाहिए सर? 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर। एंड इसके साथ एक चीज और चेक करनी है, प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में स्टे कितना होना चाहिए सर? 365 डेज और मोर। दो कंडीशन याद हुई, तो दोबारा रिवाइज करते हैं। सर अगर किसी इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट बनना है, ठीक है, तो सर या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रह लें, ठीक है, और अगर नहीं है तो वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रह लें। एंड इसके साथ ही प्रीवियस ईयर से जो पिछले 4 साल हैं उसमें सबको, चारों सालों में जितना स्टे है सबको जोड़ के टोटल में 365 डेज और मोर रह लें, तो रेजिडेंट बन जाएगा। समझे? तो इंडिविजुअल को दोनों में से कोई एनी, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है रेजिडेंट बनने के लिए। सर क्या कंडीशन थी? या तो प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर, ठीक है, या फिर सर अगर नहीं कर पाया तो दूसरी कंडीशन सर क्या थी? दूसरी कंडीशन थी प्रीवियस ईयर में स्टे टू 60 डेज और मोर हो, और प्रीवियस ईयर से जो पिछले 4 साल है उन सबको जोड़ो, उसमें स्टे कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर। कौन? आंखें बंद करो, मेरे साथ दोबारा एक बार रिकॉल करो। सर अगर किसी इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो उसका तो उसे दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है। पहली कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 182 डेज और मोर होना चाहिए, पहली कंडीशन। अगर ये पूरी कर दे, इंडिया का रेजिडेंट बन गया, बात खत्म। बट अगर ये कंडीशन पूरी नहीं करता है तो हम कंडीशन नंबर 2 चेक करेंगे। सर कंडीशन नंबर 2 क्या है? उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना होना चाहिए? 60 डेज और मोर, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर से जो पिछले 4 साल है उसमें स्टे कितना होना चाहिए सबको ऐड करके? 365 डेज और मोर। अगर वो दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी कर लेता है तो सर वो रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। और किस साल के लिए सर? प्रीवियस ईयर के लिए, किस साल की हम इनकम निकाल रहे हैं उस साल के, ठीक है। और एक चीज और, ये हम जो स्टेटस निकालते हैं हमें हर साल अलग अलग निकालना पड़ता है, सही है, तो हम हर साल के लिए अलग अलग चेक करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो सर इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा कब नहीं होगा ये हमने सीखा, ठीक है, हमने स्टेप 1 में सीखा। अब सर समझना, स्टेप 1 में अगर वो रेजिडेंट बन गया तब भी आप अगले स्टेप में आके चेक करोगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। अगर वो पहले स्टेप में मानो वो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं कर पाता है तो सर वहां पे वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, और फिर यही खत्म, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो नॉन रेजिडेंट बन गया, बात खत्म, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आया? ठीक है, ओके। बट सर अब एक थोड़ा आएगा ट्विस्ट, ध्यान देना सर। अभी हम स्टेप 1 में ही है, मैं अब इस कंडीशन पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ, सही वाली कंडीशन जो आपने कहा। एक कंडीशन क्या थी? प्रीवियस ईयर में स्टे 60 डेज और मोर होना चाहिए, एंड साथ ही साथ पिछले 4 सालों में स्टे 365 डेज और मोर होना चाहिए, ठीक है सर। अब इससे हो गया रहता सर, बट इनकम टैक्स एक्ट कहता है ये वाली जो सेकंड कंडीशन है ना, ये नहीं अप्लाई होगी कुछ केसेस में। सर अप्लाई नहीं होगी मतलब उन केसेस के अंदर मुझे ये कंडीशन देखनी नहीं, मतलब अगर मुझे चेक करना है कि ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं तो मुझे सिर्फ पहली कंडीशन देखनी है। मतलब कुछ केसेस के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे उन केसेस के अंदर मैं सिर्फ देखूंगा क्या उसका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर है
है रेजिडेंट, नहीं है नॉन रेजिडेंट, बात खत्म। ये कंडीशन देखनी नहीं। सर वो कौन से केस हैं, वो कौन से ऐसे केस है जिसमें सेकंड कंडीशन को इग्नोर करके चलेंगे? तो सर वो केस हैं ऐसे, सर वो ये 3 केस हैं। सर 3 केस कौन से हैं जिसमें हम सेकंड कंडीशन को इग्नोर करके चलेंगे? इग्नोर करके चलेंगे मतलब वहां पे हमसे 182 डेज और मोर वाली कंडीशन देखेंगे। अगर वो पूरी तो रेजिडेंट, नहीं पूरी तो नॉन रेजिडेंट, समझे? बट इनके अलावा अगर इन तीनों के अलावा कोई और केस होता है तो उसमें सब पता ना, हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे, पहले भी और दूसरे भी, दोनों में से कोई एक हो जाए बस तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। बट इन 3 केस के अंदर सिर्फ कंडीशन नंबर 1 चेक करनी है, 182 डेज वाली। कंडीशन नंबर 2 को इग्नोर करके चलना है, मानो वो है ही नहीं। ठीक है, अब सर वो कौन से 3 केस है जिसमें सेकंड कंडीशन को इग्नोर करके चलेंगे? सर मानो कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है जो लीव कर रहा है इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इंडिया छोड़ के जा रहा है। सर क्यों छोड़ के जा रहा है? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब वो इंडिया के बाहर जाके कुछ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। हो सकता है वो इंडिया के बाहर जाके कोई जॉब कर रहा हो, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, दोनों चीजें कवर होंगी, समझे? तो पहला केस कौन है, से साथ में सर याद करते चलो। सर कौन सा वो केस है जब हम सेकंड कंडीशन को इग्नोर करके चलेंगे? सर उसमें पहला केस था, अगर कोई इंडियन सिटीजन लीव कर रहा है इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो पहला क्या याद करना है सर, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया को छोड़ के आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है आउटसाइड इंडिया, पहली कंडीशन सही है। सर दूसरा कौन सा केस है? दूसरा केस ये है सर, इंडियन सिटीजन, वही बात, लीव कर रहे हैं इंडिया। सर ये क्यों कर रहा है? एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। मानो कोई इंडिया की शिप है जो इंडिया के बाहर जा रही है और वो उसका क्रू मेंबर है, तो ऐसे बंदे पे भी सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो 2 हमने केस पढ़े जब सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। सर क्या है वो केस? पहला, तो इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर जा रहा है। सर क्यों जा रहा है? पहला केस सर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, अच्छा। या फिर सर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप जो इंडिया के बाहर जा रही है। ये 2 केस आपको याद हो गए सर, याद हो। अब सर तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है सर, कोई इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन, ठीक है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। अब सर इंडियन सिटीजन क्या है तुम्हें पता है, इसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, वो इंडिया का हो गया सिटीजन। बट सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है? सर यहां पर हमने लिखा है, हाँ देखो सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का सिंपली मतलब है ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब उसके कोई भी एक पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न हुए हैं इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो सर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। तब सर ईदर, ईदर मतलब कोई भी, या तो पेरेंट्स या फिर नॉन या फिर ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न होने चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब 1947 से पहले वाले इंडिया में, तो सर हम उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो सर केस क्या था? केस तेरा तीसरा केस था, हम कह रहे हैं अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, दोनों में से कुछ भी है, और वो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है और वो इंडिया में आया है, वो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, वो एम्प्लॉयमेंट करता है, बिजनेस करता है, प्रोफेशन करता है, इंडिया के बाहर काम करते हैं शॉर्ट, और वो इंडिया घूमने आए हैं, विजिट आए हैं इंडिया में, और उसकी जो इंडिया से इनकम है वो अप टू 15 लाख है। सर दोबारा रिवाइज करो, मानो तीसरा केस क्या कहता है सर, ऐसा कोई इंडियन सिटीजन है, ऐसा कोई इंडियन सिटीजन है या कोई ऐसा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पहली बात तो ये क्या है सर, इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पहली बात, जो सर नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है मतलब नॉर्मली इंडिया के बाहर कोई बिजनेस करता है, प्रोफेशन करता है या फिर कोई जॉब करता है, इंडिया के बाहर ही वो कुछ काम करता है, और वो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इंडिया में विजिट पे आया, शॉर्ट घूमने आया, तो और उसकी इंडिया से कुछ ज्यादा इनकम नहीं है, इंडिया की इनकम है बस अप टू 15 लाख, कीवर्ड क्या, अप टू 15 लाख। सर उसकी इंडिया से इनकम कितनी है? अप टू 15 लाख। अगर सारी कंडीशन पूरी है तो इन तीनों केस के अंदर हमें सेकंड कंडीशन को इग्नोर करके चलना है, मतलब वहां पे हम रेजिडेंट चेक करने के लिए सिर्फ 182 डेज और मोर वाली कंडीशन चेक करके चलेंगे। ठीक है, उसमें हम सेकंड कंडीशन को देख के नहीं चलेंगे। सर इन 3 केस में, सर कौन से 3 केस? पहला केस क्या था सर, पर्सन ऑफ
पहला केस क्या था सर, इंडियन सिटीजन है जिसे इंडिया छोड़ा, क्यों छोड़ा, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, पहला केस। सर दूसरा केस, सर इंडियन सिटीजन है जिसने इंडिया छोड़ा, क्यों छोड़ा, एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, सर दूसरा केस। तीसरा केस, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो नॉर्मली इंडिया के बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट बिजनेस या प्रोफेशन करता है और वो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इंडिया में विजिट के लिए आया और उसकी इंडिया से इनकम, इंडिया से इनकम, इंडिया में जो कमाई कर रहा है वो 15 लाख तक है, तो सर ऐसे बंदों के लिए हम सेकंड कंडीशन को इग्नोर करके चलेंगे। अब सर यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट आएगा, सर आपने यहाँ पे कहा अप टू 15 लाख, सर दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, अगर इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो ये मतलब आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है सर इस चीज का जवाब समझते हैं। सर अगर उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, हाँ अगर उसकी इंडिया से इनकम, इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई, देखो 15 लाख तक को तो सेकंड कंडीशन को इग्नोर करके चलना पड़ेगा, 15 लाख से ज्यादा हो गई तो वहां पे सेकंड कंडीशन इग्नोर नहीं होगी, वहां पे सेकंड कंडीशन में क्या था 60 डेज, उसकी जगह हम कर देंगे 120 डेज, तो वहां पे हम क्या चेक करेंगे 120 डेज प्लस पिछले प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में स्टे 365 डेज और मोर, वहां पे हम ये कंडीशन चेक करके चलेंगे, समझे या समझा। तो सर ये थी एक बेसिक कंडीशन, ठीक है ओके ठीक है। तो एक बार ये थर्ड कंडीशन दोबारा रिवाइज करते हैं। सर मैंने सिंपली कहा अगर कोई इंडिया का सिटीजन है जो नॉर्मल इंडिया के बाहर रहता है, वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में विजिट पे आया और उसका इंडियन इनकम, उसकी इंडिया में इनकम अप टू 15 लाख तक है, तो सर उसके केस में सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। बट अगर उस पर्सन की जो इंडियन सोर्सेज से इनकम है वो 15 लाख को एग्जीड कर लेती है, उससे ज्यादा हो जाती है, तो उस केस के अंदर वहां पे सेकंड कंडीशन अप्लाई तो होगी, बट वहां पे 60 नहीं, हम 120 दिन चेक करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये हमने सबसे पहले स्टेप में ये चीज चेक करी, सर कोई बंदा इंडिया का रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, और वो कैसे चेक करते हैं हमने पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा, ठीक है ओके। अब सर जैसे कि आपने कहा कि हमने स्टेप 1 तो चेक कर लिया जिसमें हमने ये चीज डिसाइड कर ली कि सर कोई बंदा इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं, कोई इंडिविजुअल, ये हमने चेक कर लिया। अब सर अब मानो कोई रेजिडेंट बन गया, तो उसके बाद अगले स्टेप में हमें चेक करना होता है सर वो रेजिडेंट तो है बट साथ में क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट के साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हमें ये चीज चेक करनी है सर, और ये हम चेक करेंगे स्टेप 2 के अंदर। तो देखो ये चीज चेक करने के लिए आपको वो दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, मतलब अगर आपको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है, मतलब अगर आपको ROR, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ROR, समझे ROR, तो अगर आपको ROR बनना है, मतलब अगर आपको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, तो आपको ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सर क्या है वो एडिशनल कंडीशन है जो हमें पूरी करनी पड़ेगी, जिसको अगर हम पूरा कर लेंगे तो हम रेजिडेंट तो बन ही चुके हैं, तब हम स्टेप 2 में आए हैं, हमारे साथ ये वाला टैग भी लग जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो वो कौन सी कंडीशन है, और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी है, बोथ। सर क्या कंडीशन है, सिंपली कंडीशन है प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल देखो, ठीक है, उन 10 सालों में से आप किन्हीं एटलीस्ट 2 सालों के लिए इंडिया की रेजिडेंट बने, मतलब आपने 10 में से किसी 2 साल, जो हमने स्टेप 1 में जो 2 बेसिक कंडीशन पढ़ी थी उनमें से कोई एक कंडीशन पूरी करी हो, आप 10 में से किसी 2 साल इंडिया के रेजिडेंट बने हो, एंड क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी करनी है, एंड प्रीवियस ईयर से पिछले वाले 7 सालों के अंदर आपका स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर, ठीक है समझे। तो हम क्या समझे और इसको एक समझते हैं। देखो मैंने कहा सर सबसे पहले हमने स्टेप 1 में आए,
वहां पर हमने देखा एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट, हमने दो कंडीशन चेक करी, कहा दोनों में से कोई एक पूरी कर दो, अगर दोनों में से कोई एक कर दोगे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, और दोनों में से कोई भी पूरी नहीं करोगे तो आप नॉन रेजिडेंट बनोगे। ठीक है, अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए बात वहीं पे खत्म। ठीक है, ओके। अब सर अगर आप रेजिडेंट बन गए, ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर हम अगले स्टेप में चेक करेंगे कि आप रेजिडेंट तो बन गए बट साथ में क्या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने हो या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने। ठीक है, अब सर हमें ये चीज चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी है, और अगर आप ये दोनों कंडीशन पूरी करते हो, क्या वर्ड लिखा है बोथ, तो आप मतलब आपको ये दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, और अगर आप ये दोनों कंडीशन पूरी करते हो तो उस केस के अंदर आप बन जाओगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर आप दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं करते हो तो उस केस के अंदर आप बनोगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब सर वो कौन सी दो कंडीशन जो हमें पूरी करनी पड़ती है, अगर मैं पूरी कर लूंगा जिसके बाद मैं ROR बन जाऊंगा, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाऊंगा। सर वो कौन सी दो कंडीशन है, सर वो ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन, ये भी रिवाइज करो मेरे साथ, आंखें बंद करो, मेरे साथ रिवाइज करने की कोशिश करो। पहली कंडीशन, प्रीवियस ईयर में से पहले वाले 10 साल देखो, ठीक है, आप उनमें किन्हीं 2 साल इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, 10 में से किसी 2 साल इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, पहली बात। सर दूसरी कंडीशन, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 साल देखो, उसमें जितने भी आप इंडिया में स्टे करा है उन सबको ऐड करो, और उसका सम कितना होना चाहिए, 730 डेज और मोर। सही है, अगर आप ये दोनों कंडीशन पूरी करते हो तो आप बन जाओगे ROR, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर नहीं करते हो तो आप बन जाओगे RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा, ठीक है, ओके। अब सर एक चीज और थी, क्या, एक सेकेंड, हाँ, तो सर अभी तक हमने क्या सीखा, सर हमने देखा था कि जब भी हम इनकम टैक्स एक्ट में किसी एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, ठीक है, तो सर वो तो किसी तीन में से वो किसी एक कैटेगरी में फॉल करता है। सर पहली कैटेगरी हमने क्या देखी थी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये कैटेगरी में कब फॉल करेगा, अब आप रिकॉल करो, जब सर वो पहले तो बेसिक में से कोई एक कंडीशन पूरी करे, बेसिक मतलब हमने पहले दो कंडीशन देखी थी, उनमें से कोई एक कंडीशन पूरी करे तो सर वो बन जाएगा रेजिडेंट। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद उसे दो कंडीशन पूरी करनी होती है, अगर वो भी कर देता है तो यहाँ पे वो तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सर दूसरी कैटेगरी क्या होती है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सर वो इस कैटेगरी में कब आएगा, वो तब आएगा जब वो दोनों में से कोई एक कंडीशन तो पूरी कर रहा है तभी वो रेजिडेंट बन रहा है, बट जो उसे इसके बाद दो कंडीशन पूरी करनी है वो दोनों में से या तो दोनों नहीं कर पा रहा या दोनों में से कोई एक नहीं कर पा रहा, तो बन जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सर और तीसरी कैटेगरी क्या होती है, सर नॉन रेजिडेंट। सर ये वो बनेगा जब वो जो पहली दो कंडीशन है उनमें से कोई एक भी पूरी नहीं कर पा रहा, तो वो बनेगा सर नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब ठीक, अब सर इसमें कुछ एडिशनल बातें सर, देखो हाँ, सबसे पहले एडिशनल बात ये है सर, हमने एक केस पढ़ा था जो हमने कहा था कोई एक इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है, ओके, और वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में घूमने आया, विजिट पे आया, और उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है और बस 60 की जगह 120 दिन हो जाती है, ठीक है। कैसे, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपका ये वाला केस है तो उस केस के अंदर हमने तो बाद में दो कंडीशन चेक करी थी कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नहीं, वो करने के लिए वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। इस केस में आप हमेशा आर और बट NOR ही बनोगे, मतलब आप हमेशा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही बनोगे। सर ये कब होगा, ये तब होगा जब आप इस वाले केस में फॉलो कर रहे हो। सर कौन सा केस है, ये वाला केस, जब आप एक इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आप इंडिया के बाहर रहते हो, आप इंडिया में विजिट पे आए और आपकी इनकम इंडिया से, जो ध्यान रखना बात करूं, जो इंडिया से इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है,
क्योंकि अगर 15 लाख तक है तो आप पे सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, आप पे सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। और वो 182 डेज वाली बात खत्म। मैं उस केस की बात करूं जब आपकी कंडीशन 15 लाख से ज्यादा है, क्योंकि अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई, इंडियन सोर्सेज से जो इनकम है 15 लाख से ज्यादा हो गई, तो मुझे पता है आप पे 60 डेज की नहीं लगेगा, आप पे सेकंड कंडीशन लगेगी, पर वहां 60 नहीं 120 डेज हो जाएगा। और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर गए तो आप हमेशा आर बट एन आर बनोगे। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, आओ मैंने इसी को दूर करने के लिए समरी भी तैयार करी। सर समरी क्या कहती है, देखो ये समरी है सिर्फ इसी पॉइंट की है, मतलब केस क्या है। सर मानो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमें देगा, सर इस केस से क्वेश्चन आया, आपको कहेगा सर एक इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है जो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन पर्सन, इंडियन ओरिजिन का बंदा है, नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, ओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में स्टे पे आया। अगर आपने 3-4 चीज देखी, सर इंडिया का सिटीजन है, इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विजिट पे आए, तो सर सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप चेक करोगे सर क्या उसका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर है। सर क्यों, क्योंकि अगर उसने ये वाली कंडीशन पूरी कर दी तो बात ही खत्म ना, तो चाहे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सर ने पहली बेसिक कंडीशन ही पूरी कर दी। सर सेकंड अब उस पर अप्लाई हो ना हो ये मेरे इररेलेवेंट हो गया ना यार, क्योंकि जब उसने पहली कंडीशन ही पूरी कर दी, देखो पहली कंडीशन तो हर केस में आप पे अप्लाई होनी ही होनी है, चाहे आपकी इनकम 15 लाख तक हो या 15 लाख से ज्यादा हो, फर्स्ट कंडीशन तो दोनों केस में अप्लाई होनी है। तो अगर आप पहली कंडीशन ही पूरी कर दोगे तो आप सिंपली आप वो बन गए, तो आप सिंपली बन गए हमारे रेजिडेंट इंडिया के, तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। तो मैं यही कहा, अगर आपका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर है तो बात खत्म, आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए हो। अब मैं सिंपली हम चेक करेंगे अगली दो कंडीशन, क्या आप दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हो तो आर ओ आर, और अगर नहीं कर रहे बट तो आर एन ओ आर। समझे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर अब आपकी इनकम 15 लाख तक हो या 15 लाख से ज्यादा हो, ये तब रेलेवेंट करे अपनी पहली कंडीशन पूरी ना कर पाओ, क्योंकि अगर आपकी इनकम 15 लाख तक है तो आप पे सेकंड कंडीशन लगेगी ही नहीं, अगर 15 लाख से ज्यादा हो गई तो आप पे सेकंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। बट सर सेकंड कंडीशन का मुद्दा तब आएगा जब उस पर फर्स्ट ना लग रही हो। अगर मैंने फर्स्ट ही पूरी कर दी तो मैं रेजिडेंट तो बनी गया, अब सेकंड को चेक करनी ही क्यों, और जब सेकंड चेक करनी तो मेरी इनकम कितनी भी मुझे क्या अंतर पड़ रहा है, मैं इंडिया का रेजिडेंट तो बनी गया। सिंपली आप देखना, अगर ये वाला केस है और आपका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर है तो आप सिंपली आप क्या बन जाओगे रेजिडेंट, अब हो गए पहला स्टेप डन। अब मैं सीधा स्टेप 2 में जाके दो कंडीशन चेक करो, ठीक है। बट सर अगर आपकी पहली कंडीशन पूरी नहीं होती है तो मैंने कहा मानो, अब दूसरा पॉइंट क्या है, सर पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, अब मुद्दा आएगा। अब मुद्दा क्या आएगा, अब मुझे ये चेक करनी पड़ेगी क्या मुझ पर सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है नहीं। अगर तो मेरी इनकम अप टू 15 लाख है, मुझ पर सेकंड कंडीशन अप्लाई ही नहीं हो रही सर, बात खत्म। मुझे दोनों में से कोई एक करनी होती है, एक मुझे अप्लाई होगी नहीं, दूसरी मैं कर नहीं पा रहा हूँ 182 डेज वाली, मैं सिंपली बन गया नॉन रेजिडेंट। अच्छा जी, बट अगर मेरी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई सर, मुझ पर सेकंड कंडीशन अप्लाई हो गई, अब सेकंड कंडीशन में 60 की जगह क्या हो जाएगा सर 120 डेज, तो मैं क्या देखूंगा, वहां में देखूंगा क्या प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर है, एंड साथ ही साथ क्या उससे पिछले 4 सालों में स्टे 365 डेज और मोर है। अगर ऐसा है तो मैं बन गया रेजिडेंट, और इसके बाद अब मुझे आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली बनूंगा आर एन ओ आर। मतलब दो एडिशनल कंडीशन जो चेक करनी थी, कि जो दोनों पूरी करनी होती थी, ये चेक करने के लिए आप आर ओ आर हो या आर एन ओ आर हो, वो आपको यहाँ चेक नहीं करनी, आपको सिंपली उसे आर एन ओ आर अनाउंस कर देना है। समझे, तो ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। इसकी समरी भी मैंने यहाँ पे दी है और आपको बता भी दी है, ठीक है। इसलिए मैंने जो नोट लिखे हैं ये मेरे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे जाके जरूर डाउनलोड करना, बहुत ही आसान नोट्स हैं, बहुत ही सिंपल नोट्स हैं, आपको मजा आ जाएगा सर रिवाइज करके, ट्रस्ट में, ठीक है। अब सर यहां तक मुझे चीजें समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक हमेशा कोई डाउट नहीं हुआ, कब आर ओ आर, कब आर एन ओ आर, कब नॉन रेजिडेंट, कब कंडीशन होती है, कब नहीं लगती है, हमने सब पढ़ लिया, अच्छी तरह में क्लैरिटी आ गई है, ठीक है, ओके। अब सर एक नया कॉन्सेप्ट और आया था जिसको आप पढ़ लो, शायद एग्जाम में आ सकता है, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है सर, क्या है वो, ठीक है सर। देखो ये कॉन्सेप्ट कहता है सर डीम्ड रेजिडेंट। सर डीम्ड रेजिडेंट मतलब ये इंडिया का रेजिडेंट है तो नहीं, बट हम मान लेंगे, मतलब इसमें आपको कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं,
क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट ही कह रहा है कि अगर आप इस क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो हम आपको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, और यहाँ पे हम हमेशा आपको RNOR मानेंगे, हमेशा ऑलवेज RNOR, समझे। तो अगर आप एक डीम्ड रेजिडेंट बनते हो इंडिया के, सही है, तो पहली बात तो अगर आप डीम्ड रेजिडेंट बनते हो तो वहां पे हमें कोई कंडीशन वंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। हम ये बस कुछ कंडीशन पढ़ेंगे, ये कुछ क्राइटेरिया पढ़ेंगे, आप इसमें फॉल कर गए, आप डीम्ड रेजिडेंट बन गए, और अब NOR बन गए, बात खत्म। अब सब वो कौन सा क्राइटेरिया में फॉल कर गए तो हम आपको सीधा इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, हम कुछ कंडीशन चेक ही नहीं पढ़ेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ी हम सब भूल जाएंगे। हम कह देंगे सिंपली सर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, और कौन से वाले, RNOR वाले। सर कब, वो क्राइटेरिया क्या कहता है सर, वो सिंपली कहता है यार अगर आप एक इंडिया के सिटीजन हो, आप इंडिया के सिटीजन हो और आप इंडिया से इनकम कमा रहे हो 15 लाख से ज्यादा, इंडिया के सिटीजन हो और इंडिया से इनकम कमा रहे हो 15 लाख से ज्यादा, और आप ना किसी और कंट्री में टैक्स नहीं भर रहे हो, और ना किसी और कंट्री के रेजिडेंट बने हो, समझे। हमें कौन से केस कवर कर रहे हैं सर, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं बेसिकली जो विदेशी बंजारे लोग होते हैं सर, मतलब जिनका कोई जो है तो इंडिया के, बट वो किसी कंट्री में टिकते नहीं है। मानो उन्हें कुछ ABC करके कंट्री है, कुछ महीने यहाँ रुके, फिर B कंट्री में आके बिजनेस कर रहे हैं, फिर C में बिजनेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो किसी एक कंट्री में तो रह नहीं रहे, तो वो किसी के रेजिडेंट बनते ही नहीं है, नॉट बिकम रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। और जब वो किसी कंट्री के रेजिडेंट ही नहीं बनते तो इस कारणवश उन्हें किसी कंट्री में टैक्स भी नहीं भरना पड़ता, समझे। किसी कंट्री के रेजिडेंट नहीं बने, किसी कंट्री में उन्हें टैक्स नहीं भरा, बट थे वो इंडिया के लोग, इंडिया के सिटीजन, और इंडिया से इनकम ही कमा रहे 15 लाख से ज्यादा, वो भी है। तुमने ऐसे लोगों को कहा हम तुम्हें इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे और तुमसे हम इंडिया में टैक्स वसूलेंगे, और कौन सा रेजिडेंट, NOR वाला, समझे। तो इसे हम कहते हैं डीम्ड रेजिडेंट। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया, ठीक है, सही है, ओके। अब सर कुछ एडिशनल बातें, सर एडिशनल बातें क्या है, देखो पहली बात तो हम समझ चुके हैं इंडियन ओरिजिन बंदा क्या होता है, ठीक है। अब सर एक बात समझो, जब आप इंडिया में अराइव करते हो, आप जिस डेट में इंडिया में आते हो और आप जिस डेट पे इंडिया में जाते हो, हम दोनों ही डेट मानते हैं आप इंडिया में। मानो अगर आप 4 अप्रैल को इंडिया में लैंड हुए तो मानेंगे, जब हम स्टे इन इंडिया निकालेंगे तो हम 4 अप्रैल को मानेंगे आप इंडिया में, और मानो आप किसी डेट में जा रहे हो तो उस डेट में मान के चलेंगे आप इंडिया में ही थे, ठीक है। सर पहली बात एडिशनल पॉइंट तक कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया। अब सर थर्ड क्या कहता है, देखो हमने इस केस में पढ़ा था, कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन जो लीव कर इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर क्यों एज अ मेंबर ऑफ क्रू, ठीक है। तो उसके केस में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है। अब सर उस केस के अंदर ध्यान रखना, उसमें आप स्टे कैसे निकालोगे, कितने दिन इंडिया में था, कितने दिन इंडिया में नहीं था, उस केस के अंदर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो इस केस का सिंपली आप देखना, जो भी क्रू के मेंबर होते हैं, जब शिप में क्रू जाता है उसके मेंबर होते हैं, तो वो ना एक सर्टिफिकेट साइन करते हैं जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो उसमें एंटर होते हैं, और जब वो जर्नी खत्म करते हैं तो उसे खत्म करते हैं। तो हम सिंपली कहेंगे जिस डेट पे आपने वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो सर्टिफिकेट था उसमें एंटर करा, और जब आपने वो एंड करा, ये हम मानेंगे आपका स्टे आउटसाइड इंडिया था, ये आपको आउटसाइड इंडिया के लिए कह रहा है। और फिर 365 डेज में से माइनस कर देंगे इस 5 डेज को, तो निकल आएगा स्टे इन इंडिया। तो सिंपली ये एक क्रू वाले के लिए उन्होंने तरीका बताया कैसे आपको निकालना है, ठीक है। क्या बताएं, इस केस को हम निकालते हैं स्टे आउटसाइड इंडिया। कैसे सर, जो भी सर्टिफिकेट है उसकी एंटर की डेट देखो, उसकी एंड की डेट देखो, ये हम मानेंगे ये इंडिया के बाहर था, इसे टोटल में से माइनस कर दो तो आ जाएगा इंडिया में कितना रहा, ठीक है। तो सर इसके साथ हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया। हमने सर अभी तक हमने एक इंडिविजुअल का कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा, अलग अलग केस हमने कवर करे, और आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। बस आज की वीडियो में इतने कवर करेंगे, इसका अगला पार्ट हम इसका जो आएगा कॉन्सेप्ट है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो उससे जाके जरूर देखना। और नोट्स प्लीज जाके मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लेना, ताकि आप खुद भी नोट के थ्रू रिवाइज कर पाओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।